आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिना इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए आपका पेपर नहीं बनेगा। इस टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई आपको, पहले इसको समझ लो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये एक ट्रांजैक्शन दिया जाएगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा या कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में एक बहुत शानदार चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान चैप्टर है बेटा, ये है आसान चैप्टर नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है उसके लिए ये बहुत आसान चैप्टर है, जिसको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है उसके लिए ये बहुत टफ चैप्टर है। ठीक है, तो एक चीज गारंटी है, आप मेरे वीडियोस देखो, मेरे लेक्चर्स देखो, एक एक चीज मैं कवर करूंगा और मेरी गारंटी है कि ये वीडियोस देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 1। मैं देखता हूँ 2 या 3 पार्ट, जितने भी पार्ट में चैप्टर अच्छे से कवर होगा। ठीक है, तो 2 या 3 पार्ट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेटा पहला टॉपिक है कि हम समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। सेकंड टॉपिक है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, उसको समझेंगे और फिर डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, और थर्ड जो टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट। बेटा ये जो 2 टॉपिक हैं, यहाँ से आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिना इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए आपका पेपर नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव यहाँ से लगभग हर साल आया है और आपको अगले साल भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है व्हाट इज बीओपी। बीओपी क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या बोला जाता है बेटा? बीओपी बोला जाता है। तो पहले समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बेटा है ना, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले आराम से आसान भाषा में ये समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है? एक ऐसा अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, किन ट्रांजैक्शंस को, जो हमारे देश के लोग बाहर की दुनिया से करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो हमारे देश के लोग बाकी दुनिया से कर रहे हैं। जैसे जैसे मान लो बेटा कि इंडिया से कोई एक पर्सन है ना, वो न्यू दिल्ली में रह रहा है और उसने मान लो अमेरिका से कुछ सामान मंगवाया, है ना, अमेरिका से कुछ सामान इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट किया, सामान मंगवाया तो अमेरिका को पैसा भेजना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अमेरिका को $1000 भेजे। अब ये जो ट्रांजैक्शन है बेटा, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, 2 नेशंस के बीच में ट्रांजैक्शन है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कहां पर रिकॉर्ड होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो कहां पर रिकॉर्ड होंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होंगे। जैसे मान लो कि हमने फ्रांस को कुछ एक्सपोर्ट किया, हमारे यहाँ के एक बिजनेसमैन ने फ्रांस को कुछ एक्सपोर्ट किया, है ना। अब फ्रांस को कुछ एक्सपोर्ट किया तो हमने सामान बेचा है तो हमारे पास पैसा आएगा। तो मान लो कि हमारे पास $5000 आए। अब $5000 आए बेटा, ये जो ट्रांजैक्शन है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये कैसा ट्रांजैक्शन है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। तो ये कहां पर रिकॉर्ड होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होगा। समझ में आया बेटा? अब समझते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, चलो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन है, इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रख रहा है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो एक देश के लोग बाकी दुनिया से करेंगे। मैंने आपको यही समझाया। बस
इस डेफिनेशन में आपके लिए 2-3 कीवर्ड्स हैं बेटा, ये आपके पास ये 2-3 कीवर्ड्स हैं। एक तो ये क्या है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, किसका, सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब एक देश, दो देशों के बीच में कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं बेटा, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख रहा है, तो हम ये समझते हैं कि दो देशों के बीच में कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, चल अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बेटा 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है विजिबल आइटम्स, मतलब दो देशों के बीच में विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा हो। जैसे विजिबल का मतलब जिनको हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, सिंपल सी बात है ना, विजिबल एंड टेंजिबल। तो ऑब्वियसली बेटा दो देशों के बीच में गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में सबसे पहली चीज क्या है, विजिबल आइटम्स। ठीक है, सेकेंड चीज इनविजिबल्स। इनविजिबल्स क्या होते हैं बेटा, सर्विसेज होते हैं। विजिबल्स क्या होंगे, गुड्स होंगे, और इनविजिबल्स क्या हैं, सर्विसेज हैं। बेटा कई इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की जो बाहर काम कर रही हैं, ठीक है, और कई इंश्योरेंस कंपनी है बाहर की जो इंडिया में काम कर रही हैं। ऐसे ही कई बैंक है इंडिया के जो बाहर काम कर रहे हैं और जो बाहर वाले हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं। तो ये सारा, ये दो देशों के बीच में जो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसे किस कैटेगरी में डालते हैं, इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, तो विजिबल्स में गुड्स, इनविजिबल्स में सर्विसेज। तो ये दो टाइप के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, दो टाइप के और होते हैं, अगली स्लाइड में समझते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है वो है हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर। बेटा यूनिलैटरल ट्रांसफर को मैंने लास्ट वीडियो में, जो फॉरेन एक्सचेंज का वीडियो था, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, बट इसमें यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो। बेटा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है सिंगल साइडेड ट्रांसफर। क्या होता है, सिंगल साइडेड ट्रांसफर। सर सिंगल साइडेड ट्रांसफर क्या होते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। बेटा पापा रह रहे हैं, मान लो कि ये पापा हैं और ये इंडिया में रह रहे हैं, और ये बेटा जो है ये अमेरिका में रह रहा है। ठीक है, अब ये अमेरिका में पढ़ने गया है, तो ऑब्वियसली अभी कमा नहीं रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा, पापा से आएगा। और मान लो कि पापा ने इसको कितना पैसा भेजा, $500। अब बेटा पापा ने जब पैसा भेजा तो पापा ये थोड़ा ना बोलेंगे कि बेटा अगले महीने ये $500, $50 का इंटरेस्ट लेके मुझे $550 वापस कर देना। ऐसा नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि पापा है बेटा, है ना, पापा से ऐसा लेन देन नहीं होता कि इंटरेस्ट के साथ दे देना। ठीक है, लेकिन अब ये जो ट्रांजेक्शन है ना, जो इंडिया से अमेरिका ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ है बेटा, ये यूनिलैटरल है। क्यों, क्योंकि इसमें रीपेमेंट का क्लेम नहीं है। ये ऐसा पेमेंट दिया है जिसमें रीपे करने का क्लेम नहीं है ना। बेटा कोई रीपेमेंट नहीं करेगा, या पापा उस पर क्लेम नहीं करेंगे कि मैंने दिया था, इसकी एजुकेशन के लिए मैंने पैसा दिया है, मुझे ब्याज सहित वापस चाहिए। तो ये कौन सा ट्रांसफर हो गया बेटा, यूनिलैटरल ट्रांसफर। इनको ये वन वे ट्रांजेक्शन भी बोलते हैं और सिंगल साइडेड ट्रांसफर भी बोलते हैं। ये चीज ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज दिमाग में रखना। ठीक है, वन वे ट्रांजेक्शन, सिंगल साइड ट्रांसफर, ठीक है, ये सब यूनिलैटरल ट्रांसफर्स को बोला जाता है। ठीक है, तो थर्ड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हमारा क्या हो गया बेटा, यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ होते हैं बेटा कैपिटल ट्रांसफर्स। जैसे बेटा मान लो कि हमारे यहाँ के कई लोग अमेरिका में जाके भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और अमेरिकन्स भी, कई लोग आके हमारे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इंडिया वाले भी, अगर मान लो कि इंडिया का कोई पर्सन है और उसको अमेरिका में जाके एक बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफर जिसमें, है ना, इन ट्रांसफर्स को बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा आगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी के लिए ये समझ लो कि फोर्थ जो कैटेगरी है कैपिटल ट्रांसफर्स, इसमें अगर एक देश की एसेट या लायबिलिटी पे कोई भी चेंज आता है तो ऐसे ट्रांसफर्स को क्या बोलते हैं, कैपिटल ट्रांसफर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के हुए हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, है ना। अभी इसको डिटेल में समझेंगे अपन, है ना, टेंशन नहीं लेना, मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सर एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो हमारे देश के लोगों ने बाकी दुनिया से किए। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं बेटा, पहला होता है विजिबल आइटम्स, सेकंड होता है इनविजिबल आइटम्स, थर्ड है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, और फोर्थ है कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है,
अब समझते हैं अगला टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर आपका नेक्स्ट ईयर का पेपर नहीं बनेगा। ठीक है, चलो बेटा। हाँ, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मैंने ये 4 बताया आपको। ठीक है, ये बता ही चुका हूं, आगे बात करते हैं। चलो, अब बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, लेकिन इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के भी 2 सब अकाउंट्स होते हैं, है ना। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में भी 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। बेटा, इस टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा सीबीएसई आपको, पहले इसको समझ लो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले आपको मैं क्वेश्चंस बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। जैसे बेटा, ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये एक ट्रांजैक्शन दिया जाएगा और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा या कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ध्यान से देखो, एक इंडियन एक इंडियन कंपनी ने लोन लिया फॉरेन कंपनी से। ठीक है, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है कि इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी से लोन लिया है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, कहां पे रिकॉर्ड होगा? बीओपी में। पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि ये करंट साइड होगा, करंट अकाउंट में होगा या कैपिटल अकाउंट में होगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन एक और देख लो, इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान। इंडिया ने क्या किया? मशीनरी इंपोर्ट करी। तो इंपोर्ट करी है तो हमने जापान को पैसा दिया होगा, ये भी कैसा ट्रांजैक्शन है? इंटरनेशनल है। तो ये कहां रिकॉर्ड होगा? बीओपी में। करंट साइड होगा या कैपिटल साइड होगा, ये अभी हम देखेंगे। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे। अब समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आएगा और कौन सा कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक अभी बताऊंगा, एक अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन करंट में आएगा और कौन सा कैपिटल में आएगा। तो पहला तरीका है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, आपको क्वेश्चन को देख के सिर्फ इतना सा अंदाजा लगाना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है ना, अगर कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हुआ और हमारे देश की, है ना, हमारे देश की एसेट या लायबिलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आया। आई रिपीट, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ और हमारे देश की एसेट और लायबिलिटी पे कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं आया, ना बढ़ा ना घटा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, कोई भी चेंज नहीं आया, तो वो ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, एसेट और लायबिलिटी में कोई भी चेंज अगर नहीं आया, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगा बेटा? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी वजह से हमारे देश की एसेट या लायबिलिटी में, है ना, हमारे देश की एसेट या लायबिलिटी में आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज आया, है ना, या तो एसेट बढ़ गई या कम हो गई, या लायबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई, है ना, ऐसा अगर कुछ भी चेंज आया, एसेट या लायबिलिटी में कोई भी चेंज आया, तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। कोई भी चेंज नहीं आया तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड। तो ये है पहला तरीका जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन करंट में आएगा और कौन सा कैपिटल में आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले इस मेथड से, इस तरीके को यूज करके और हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। एन इंडियन कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम फॉरेन कंपनी। अब क्या हुआ है बेटा, हमारी इंडियन कंपनी ने लोन लिया। ठीक है, हमारी इंडियन कंपनी ने लोन लिया। अब बेटा लोन लिया तो ये करंट में आएगा या कैपिटल में आएगा? सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि क्या इस लोन के लेने से हमारे देश की एसेट या लायबिलिटी में कोई भी चेंज आया। तो बेटा लोन है, ये मत सोच लेना कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने थोड़ी ना लोन लिया, हमारे देश की कंपनी ने लोन लिया। बेटा कंपनी हो या रेसिडेंट हो या गवर्नमेंट हो, अगर हमने लोन लिया है तो हमारे देश की एसेट या लायबिलिटी में
चेंज आएगा, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इंडियन कंपनी ने लोन लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने लोन नहीं लिया है। बेटा वो कुछ भी हो, इंडिया ने लोन लिया है, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पर्सन ने भी लोन लिया होता तो भी हम लोग उसको देश में ही कंसीडर करते कि देश ने लोन लिया है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। एन इंडियन कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम फॉरेन कंपनी, हमने क्या किया है, लोन लिया है। अब लोन लिया है तो क्या एसेट बढ़ गए? नहीं। क्या एसेट कम हो गए? नहीं हुए। क्या लायबिलिटी बढ़ गई? तो बिल्कुल लायबिलिटी बढ़ गई, है ना। लोन लिया है मतलब हमको क्या करना है बेटा, रीपे करना है, और लायबिलिटी बढ़ गई। तो अगर मैंने क्या बताया था कि एसेट या लायबिलिटी पे कोई भी चेंज आएगा तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो ये ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। समझ गए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान। बेटा जापान से हमने मशीन इंपोर्ट करी, क्या देश का एसेट बढ़ गया? नहीं, ऑब्वियसली मशीन हमारे लिए एसेट नहीं है। बेटा अकाउंट्स भूल जाना थोड़ी देर के लिए, इकोनॉमिक्स में अकाउंट्स वाले कॉन्सेप्ट मत मिस करना, ठीक है। वहां पे कैश भी आपके लिए एसेट होता है। क्यों? क्योंकि वहां इंडिविजुअल और फर्म लेवल, फर्म के लेवल पे बात हो रही है। यहाँ पे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जहां पे देश के लेवल पे बात हो रही है। तो अकाउंट्स में आपके लिए पर्सनली कैश एसेट होता होगा, इकोनॉमिक्स में देश के लिए कैश एसेट नहीं होता है, ठीक है। तो इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान, हमने जापान से मशीनरी को इंपोर्ट किया। अब इंपोर्ट किया तो क्या देश की एसेट या लायबिलिटी पे कोई भी चेंज आया? नहीं आया सर। एसेट बढ़ा है, कम भी नहीं हुआ, और लायबिलिटीज भी ना बढ़ी ना कम हुई। तो ये ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड होगा बेटा, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और विद रीजन बताना पड़ेगा आपको। तो विद रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द एसेट एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो बेटा ये था पहला तरीका कि कौन सा ट्रांजैक्शन करंट में रिकॉर्ड होगा और कौन सा ट्रांजैक्शन कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाए कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी परचेज्ड शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने क्या किया, इंडिया में आके इन्वेस्ट किया और उसने क्या कर दिया, रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लिए तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है क्या ये इंटरनेशनल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दो देशों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब कहां पर रिकॉर्ड होगा, बीओपी में। पर करंट में आएगा या कैपिटल में आएगा, वापस से आइडेंटिफाई करते हैं। बेटा क्या इस ट्रांजैक्शन से एसेट या लायबिलिटी पे कोई चेंज आया हमारे देश की? बताओ। आया। क्यों आया? क्योंकि बेटा रिलायंस जो कंपनी है वो किसकी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, ठीक है। अब इंडिया की कंपनी के शेयर्स किसने खरीद लिए, कोई बाहर वाले ने खरीद लिए। ऐसा सोचो कि जिस घर में आप रह रहे हो वो घर कोई और खरीद ले तो आपका एसेट कम हो गया। तो रिलायंस कंपनी है ना, रिलायंस कंपनी के शेयर किसी बाहर वाले ने खरीद लिए, तो जो हमारी कंपनी थी अब वो किसी और ने खरीद ली, तो हमारा एसेट क्या हो गया बेटा, कम हो गया, ठीक है। हमारा एसेट क्या हो गया, कम हो गया। अब एसेट कम हो गया है तो ये कहां पर रिकॉर्ड होगा, कैपिटल में रिकॉर्ड होगा। क्योंकि अगर कोई भी चेंज अगर एसेट या लायबिलिटी में आएगा तो वो कहां पर रिकॉर्ड होगा, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और फिर वापस से ये 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो बेटा अब जो टॉपिक है हमारा वो है रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। रूल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, क्रेडिट डेबिट, कौन सा ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा कौन सा डेबिट होगा। पर थोड़ी देर के लिए अकाउंट्स को अपने दिमाग से बाहर रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझना, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर दोगे बेटा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर देश, मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में अगर पैसा आया, क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर पैसा आया
ठीक है, पैसा आया तो क्रेडिट। इंडिया से अगर पैसा गया, है ना, पैसा गया तो डेबिट। ठीक है, पैसा आया क्रेडिट, है ना, सी से कम और सी से क्रेडिट। ठीक है, पैसा आया क्रेडिट, पैसा गया डेबिट। देश में पैसा आया क्रेडिट, देश से पैसा गया डेबिट। बेटा अब कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि अमेरिका ने, है ना, मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को गिफ्ट दिया, है ना, तो मोदी जी को गिफ्ट दिया। अब गिफ्ट दिया तो सर पैसे का ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं, तो उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि क्रेडिट है या डेबिट है। तो बेटा गिफ्ट आया ना, तो आया मतलब क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, आया तो क्रेडिट। ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है कि गिफ्ट दिया जा रहा है, अब गिफ्ट के पैसे तो देंगे नहीं मोदी जी, तो मोदी जी ने गिफ्ट के पैसे नहीं दिए, लेकिन गिफ्ट तो आया तो क्रेडिट। तो पैसा आया 99% केसेस में ट्रांजैक्शन होता है पैसे का, इसलिए पैसा आया बता रहा हूं। अगर गिफ्ट वाला आया तो गिफ्ट को कैसे डील करना है मैंने ये भी बताया। ठीक है, तो अगर पैसा आया क्रेडिट, पैसा गया डेबिट, सिंपल। अब वापस से उन 3 क्वेश्चन को करते हैं। बेटा अब हमको, है ना, अब हमको ये बताना है इन ट्रांजैक्शन में कि ये क्रेडिट होंगे या डेबिट होंगे, किस साइड पे आएंगे, क्रेडिट साइड आएंगे या डेबिट साइड आएंगे। ठीक है, चलो, एन इंडियन कंपनी टेक्स लोन फ्रॉम फॉरेन कंपनी। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये ट्रांजैक्शन इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा या डेबिट साइड आएगा। तो बेटा सिंपल सी बात, इंडिया के पास पैसा आया या गया, पैसा आया, हमने लोन लिया है, तो लोन लिया है तो हमारे पास पैसा आया है, तो पैसा आया, तो मैंने क्या बताया था कि पैसा आया तो कहां पे लिखा, एक मिनट दूसरे वे रेड से लिख देते हैं। पैसा आया तो क्रेडिट, सिंपल, पैसा आया क्रेडिट गया डेबिट। सेकंड देखते हैं, इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी फ्रॉम जापान। हमने क्या किया, जापान से मशीन को इंपोर्ट किया। अब बेटा मशीन खरीदी तो पैसा गया, पैसा गया, हमारे देश से पैसा जापान गया, तो हमारे देश से जब पैसा गया तो ये कहां पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, तो पैसा आया क्रेडिट, पैसा गया डेबिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी परचेज शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी। बेटा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इंडिया में आई और उसने एक रिलायंस कंपनी को खरीद लिया। अब बेटा उसने रिलायंस कंपनी को खरीदा है तो रिलायंस को पैसे दिए होंगे, समझ रहे हो, रिलायंस के शेयर खरीदे तो रिलायंस कंपनी को पैसे दिए होंगे, तो पैसे आए, तो पैसे आए तो क्रेडिट, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये था बेटा आज का लेक्चर मेरी साइड से। सेकंड लेक्चर में मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा, वो शायद आपको और ज्यादा सिंपल लगेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट के क्वेश्चन है वो यहां से इस ट्रिक से आ जाते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, एसेट और लायबिलिटी वाले पे। तो ये समझाना भी जरूरी था। कई जगह, है ना, कई टीचर्स ये भी, मतलब ये वाला पार्ट नहीं समझाते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में उनको लगता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बेटा ऑब्जेक्टिव एसेट और लायबिलिटी के ऊपर आ जाता है कई बार असर्शन रीजन में, इसलिए मैंने ये तरीका भी बता दिया। सेकेंड वीडियो में मैं दूसरा तरीका आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।